डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ये वीडियो हमारी कंपनी लॉ से रिलेटेड है और कंपनी लॉ का पार्ट 3 वीडियो है ये हमारी। तो इस वीडियो में हम 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कंपनी जो है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उठाने पड़ते हैं, यानी कि यह एक कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि एक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कब पब्लिक कंपनी में चेंज होती है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं। फिर बात करेंगे कि हम एक जो प्राइवेट कंपनी हो कब पब्लिक कंपनी में कब चेंज होती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो कंपनियों के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनका समझना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी अंतरनियम एंड प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पत्रिका। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 2 बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपको सेटिस्फाइड कर सके और महत्वपूर्ण नॉलेज आप तक पहुँचा सके। हालांकि हमारा अपनी हर वीडियो में ये अथक प्रयास होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करा सके। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो एलएलबी की जो वीडियोस, एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं उसमें अथक प्रयास किया गया है आपको पूर्ण जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कराने का। आपको शायद ज़रूरत कम पड़े बुक्स को उठाने की, हमारी वीडियो से भी पूरा काम चल जाए। हालांकि आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हमें देखने को मिले। आपने किसी ने कहा कि भाई सर पूरा का पूरा पेपर आपकी वीडियो से आया था। हम बहुत अच्छा लगता है कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा होता है कि ये टॉनिक का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, पावर का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की पावर आपको मिलती रहे। देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप जानते हैं कि एडिटिंग भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ करनी पड़ती है। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ जो मैं अपने हर एक स्पीच में, हर एक मंच पे ये बातें कहता हूँ, वो आज आप लोगों के साथ में पेश करने जा रहा हूँ। क्या कि माटी का पुतला हूँ, तुमसे जुदा नहीं हूँ मैं, गलतियाँ हो तो क्षमा करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ मैं। क्योंकि इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों कि हमारा सारा का सारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर A1 होता है, लेकिन कई बार एडिटिंग में एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। मान लो डिक्शनरी ने जो सॉफ्टवेयर ने जो पकड़ लिया वो आ गया, वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो एडिटिंग टीम है उसकी तरफ से थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए हम आपको अब लेके चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो वीडियोज़ हैं आपके कंप्लीट सिलेबस के लिए और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगी ये सारी वीडियो आपके। ये छोटी सी जो इतना सारा आपका समय लिया 2-3 मिनट का, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिए मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियम। हालांकि कई विद्वानों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर या आज्ञा पत्र भी कहा है। मैं बता दूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम, देखो सीमा हमेशा पढ़ने के लिए कीवर्ड पकड़ने चाहिए। कीवर्ड क्या है इसमें? सीमा नियम है। तीन पॉइंट का पहला पॉइंट है हमारा सीमा नियम। सीमा नियम का मतलब होता है कि लिमिटेशंस किसकी? कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनी की जो मर्यादाएं हैं और सीमाएं हैं उनके बारे में इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कंपनी के जो शक्तियां हैं और उनके जो अधिकार हैं, कंपनी की पावर्स क्या क्या हैं, उसके राइट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं कंपनी के लक्षणों और उद्देश्यों के विस्तार से। जो कंपनी के लक्षण हैं और कंपनी का जो उद्देश्य है, उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कंपनी इसकी स्थापित हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। तो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। कहने का मतलब पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य उन नियमों से है जो कंपनी की मर्यादाओं और सीमाओं, शक्तियों और अधिकारों तथा लक्षणों और उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। ये हमारी पार्षद सीमा नियम कहलाती है। इसको चार्टर या आज्ञा पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि अंतर नियम।
देखो, पहले सीमा नियम था, कंपनी के लिमिटेशंस की बाउंड्री लाइन तक आप ये कार्य कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कंपनी के अंतर नियम के बारे में, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर नियम, अंदर वाली चीजें होती हैं, है ना। अंदर वाली चीजें कौन कौन सी होती है, जैसे कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियम बनाना, जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसके लिए रूल्स बनाना, उनको फॉलो कराना, और जो एक्सचेंज है, विनिमय है, और जो सब लॉज है, जो एक तो कंपनी लॉज हो गया, कंपनी लॉज के अलावा भी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत सब लॉज होते हैं, वो सारी चीजें जो बनाई जाती है उनको हम कहते हैं अंतर नियम। ठीक है, अब बात करता हूं मैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस को हिंदी में कहते हैं हम विवरण पत्रिका। देखिए विवरण पत्रिका क्या होती है, विवरण पत्रिका एक पब्लिक कंपनी ही जारी कर सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने मेंबर्स से ही सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है और अपना कार्य आगे करती रहती है। जबकि एक जो पब्लिक कंपनी है उसको विवरण पत्र जारी करना अनिवार्य होता है, अपने शेयर होल्डर्स को, जो अंश पत्रधारी हैं उनको बताना पड़ता है कि हम ये करने जा रहे हैं। तो ये हमारे 3 मेन कीवर्ड्स थे, बताने इसलिए जरूरी है कि जो जिन क्वेश्चन के बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, इन सारे क्वेश्चन में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम और विवरण पत्रिका मेन इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहली वीडियो में पार्ट 3 वीडियो है ये वाली जिसमें हम बात कर रहे हैं, इससे जो पहली वीडियो है उसके अंदर में कंपनी की जो प्रकृति है, सेपरेट एंटिटी वगैरह, कंपनी एक्ट 1956 भी मैंने बताया है, रेगुलेटेड बाय 2013 कंपनी एक्ट जो चेंज हुआ है, सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब आप चैनल के लोगों को ऑन करेंगे, उस पर प्रेस करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करने वाला हूं कि किन अवस्थाओं में एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है, और कब एक लोक कंपनी निजी कंपनी में बदल जाती है, और कब निजी कंपनी जो है लोक कंपनी में बदल जाती है। तो मैं बता दूं कि एक जो प्राइवेट कंपनी है खुद को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, तो उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पास कराना होता है, जो अपने अंतर नियमों में उसको परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे उस प्राइवेट कंपनी की हैसियत में लगे हुए जो भी प्रतिबंध है वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, और उसे कंपनी की जो सेकंड शेड्यूल है उसमें दर्शाए गए जो नियम है उसके अनुसार 14 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास इस आशय की सूचना विवरण पत्रिका या स्थानापन्न विवरण पत्रिका भेजनी होती है। स्थानापन्न विवरण पत्रिका तो को कहते हैं स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस कहते हैं हम इसको, स्थानापन्न विवरण पत्रिका को। तो ये भेजनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि अपने जो कंपनी के अंतर नियम है उनमें परिवर्तन करके जो कंपनी पे लगे हुए जो बंदिशें हैं, जो उसको गवर्नमेंट या मतलब पब्लिक कंपनी में होने से रोकती हैं, वे सारे प्रतिबंध हटाने के बाद में एक 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार, जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है, उसके पास जो है अपना जो उद्देश्य है उस सब की जो है रिकॉर्डिंग वहां पे भेजनी होती है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारा, जो है राम पुरुषोत्तम मित्तल एवं अन्य वर्सेस मैसर्स हिलक्रेस्ट रियल्सी एंड अदर्स, ऑल इंडिया रिपोर्ट यानी AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट 2589 केस नंबर है ये हमारा। तो इस वाद में जो हिलक्रेस्ट प्राइवेट कंपनी थी उसने विधिवत प्रस्ताव पारित करके स्वयं को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कराने का निर्णय लेकर इसकी सूचना 30 सितंबर सन 2002 को, याद रहे जो सूचना दी थी 30 सितंबर सन 2002 को, एक फॉर्म आता है फॉर्म 23। ठीक है, फॉर्म 23 भरने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार को भेज दिया। ठीक, इसके साथ ही कंपनी ने स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी स्थानापन्न विवरण पत्रिका, जो अब कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसमें 30 सितंबर सन 2002 को याद रहे जो सूचना दी थी 30 सितंबर सन 2002 को, एक फॉर्म आता है फॉर्म 23। ठीक है, फॉर्म 23 भरने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार को भेज दिया। ठीक, इसके साथ ही कंपनी ने स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी स्थानापन्न विवरण पत्रिका, जो अब कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है,
प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित करने के जो उपबंध हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है और रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। ठीक है, उन्होंने ये सारे कार्यवाही पूरी कर दी थी, रजिस्ट्रार को भेज दिया था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर देने के बाद भी रजिस्ट्रार ने जो उसका स्टेटस था कंपनी का, उसमें जो परिवर्तन का जो रिकॉर्ड था अपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया। ठीक है, और उसे अपने रिकॉर्ड में कंपनी नहीं दर्शाया, मतलब पब्लिक कंपनी दिखाया नहीं। अब कंपनी द्वारा प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में परिवर्तित करने का एक मेन कारण ये था कि कंपनी के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, हालांकि संख्या के आधार पर कंपनियां के बारे में हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संख्या बढ़ गई जो कि 50 से ज्यादा हो गई थी। ठीक है, अब 30 सितंबर 2002 को 134 शेयर होल्डर्स जो थे उनको जो शेयर्स थे वो अलॉट कर दिए गए, यानी कि आवंटित कर दिए गए। ठीक है, और उसका प्राइवेट रूप से जो है समापन किया जा चुका था। अब कंपनी के जो कुछ जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कंपनी के जो स्टेटस था उसके बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वाद पेश किया, क्योंकि 2 वर्षों से उन शेयर होल्डर्स को उनका जो डिविडेंड है वो मिल ही नहीं रहा था, है ना, तो इसलिए उन्होंने केस कर दिया। अब न्यायालय ने निर्णय ये दिया कि भाई 30 सितंबर 2002 को कंपनी ने फॉर्म 23 भर के जो है रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। अब रजिस्ट्रार उसको अपनी फाइल में दिखाए या ना दिखाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियम ये है अगर कोई कंपनी फॉर्म 23 भरने के बाद में रजिस्ट्रार के पास में भेज देती है तो फॉर्म के साथ ही उस कंपनी के बारे में यह मान लिया जाता है कि अब वह कंपनी जो है एक लोक कंपनी बन गई है। ठीक है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली का उच्च न्यायालय था उनके निर्णय को उचित ठहराते हुए ये जजमेंट दिया कि कंपनी का जो स्टेटस है वो निर्णायक रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड ना होकर कंपनी अधिनियम 1956 की कंपनी की परिभाषा है, इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा परिवर्तन को रिकॉर्ड नहीं किया जाना कंपनी के स्टेटस में बदलाव को लेकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन का समर्थन करते हुए यह माना। तो ये थी हमारी एक प्राइवेट कंपनी जो लोक कंपनी में परिवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं एक लोक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे परिवर्तित होती है। दोस्तों देखो, इसके लिए मैं बता दूं, जो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी अधिनियम में पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन करने का कोई विधिक प्रावधान तो है नहीं। फिर भी यदि कोई पब्लिक कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में ऐसा परिवर्तन करती है, कैसा? पहली बात कि उसके अंशों का जो ट्रांसफर है उस पर रोक लग जाए, क्योंकि ऐसा केवल प्राइवेट कंपनी में होता है, पब्लिक कंपनी में नहीं होता। पब्लिक कंपनी जो है अपने अंशों का ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अगर जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, अंश है, उसके ट्रांसफर पर रोक लग जाए या उसकी सदस्य संख्या 200 तक सीमित रखी जाए या उस कंपनी ने अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित जो शेयर्स किए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो 3 कंडीशन है, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स और सदस्य संख्या लिमिटेड रखना और जो है पब्लिकली शेयर्स को इशू करने पर प्रतिबंध लगाना। अगर ये 3 कंडीशन होती है तो उस स्थिति में समझा जाएगा कि वो जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो गई है, प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो गई है। अब बात करूं, ये जो परिवर्तन है ये तब तक प्रभावी नहीं माना जाता जब तक कि उसे केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है जी। अब बात करेंगे हम एक और केस के बारे में, बहुत बढ़िया केस है, ये भी श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1993 का केस है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने एक निर्धारित किया कि बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी सहकारी समिति जिनकी सदस्य संख्या न्यूनतम
50 से अधिक हो, ठीक है, और जिसमें सरकार ने पूंजी निवेश ना की हो, ना तो सरकारी कंपनी होगी और ना वो प्राइवेट कंपनी होगी, फिर भी उसे कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में पब्लिक कंपनी माना जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता ये। तो अब इसमें मैंने दोनों के बारे में बता दिया भाई। अब इसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इसका शॉर्ट बात ये है कि जो एक प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी में होने के लिए उसे विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा जो अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करेगी, और इन सारी चीज़ों का जो प्रोहिबिटेशन है कि उसको रोक रही है, जो उसको मतलब लो कंपनी होने से, तो वो प्रतिबंध हटाने के बाद फॉर्म नंबर 23 भर के वो जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास में भेज देगी, ठीक है जी। अब लो कंपनी के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल तो होते नहीं, इसीलिए अगर जो ये प्राइवेट लो कंपनी है, लो कंपनी के जो शेयर्स है उनके ट्रांसफर पर रोक लग जाए, संख्या 200 तक सीमित रख दी जाए, और जो है जी जो शेयर्स है वो पब्लिकली इशू ना किए जाए, तो ये कंडीशन है जी लो कंपनी की। तो क्विक रिकैप भी हमने इसमें साथ के साथ कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब बात करेंगे एक कंपनी को स्थापित करने में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके परीक्षा में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि प्रवर्तन से लेकर व्यापार करने तक एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में गर्मी ज़्यादा हो रही थोड़ी जी, तो इस क्वेश्चन में मैं चलते हैं इसकी तरफ कि एक कंपनी को स्थापित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। देखो जी 3 स्टेप हैं, अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी तो 3 स्टेप्स है। पहला, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी का प्रवर्तन। सेकंड स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी कि निगमन या उसका पंजीकरण, ठीक है। और तीसरी बात है जी व्यापार का आरंभ, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बात करेंगे, समझने वाली बात है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, बस सुन लेना, उसी से काम चल जाएगा। तो कंपनी का जो प्रवर्तन है वो क्या है। देखो आप हो या मैं हूँ या कोई भी सदस्य कोई काम करना शुरू कर रहा है, विचार बना रहा है काम करने का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति भाई एक प्लान बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे कि भाई हमें ऐसे करना है, ये चीज़ें इकट्ठी करनी है और इतना पैसा लाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी रूपरेखा हमने बनाई, जो ब्लूप्रिंट बनाया, वो ब्लूप्रिंट ही एक तरीके से प्रमोशन ऑफ ए कंपनी या कंपनी का प्रवर्तन कहलाता है। यानी अब इसके ऊपर परिभाषिक रूप से चलूँ, किताब वाली भाषा में चलूँ, तो किसी भी व्यापार या उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर, भाई कोई भी आदमी व्यापार करेगा ये थोड़ी सोचेगा जी हमें नुकसान होना चाहिए, हम भी सोचेंगे भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, अब जरूरी थोड़ा ही है। चलिए, तो किसी भी व्यापार या उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर उसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाने की योजना बनाना और आवश्यक विधिक कार्यवाही करना उस व्यापार या उद्योग का प्रवर्तन कहलाता है। ये जो है उस जो व्यापार है उसका प्रवर्तन कहलाएगा। हालांकि जेस्टनबर्ग ने एक परिभाषा दी है, जेस्टनबर्ग ने बताया कि व्यापार संबंधी सुअवसर की खोज और व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के लिए जिसमें पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध कार्य के संगठन की क्रिया होती है उसको प्रवर्तन कहते हैं। यानी पूंजी संपत्ति और प्रबंध कार्य के संगठन की जो क्रिया होगी उसी को हम जो है प्रवर्तन कहेंगे। ये तो होती थी कंपनी का प्रवर्तन, समझ में आ गई होगी। कंपनी का प्रवर्तन यानी कि प्लान करना, अपनी योजनाएं बनाना, है ना, ये है जी। अब बात करेंगे मित्रों कि कंपनी का जो निगमन है, निगमन यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। देखो कंपनी को वैधानिक मान्यता केवल उसके समावेशन के बाद ही प्राप्त होती है, तो आप जानते ही हैं। अब कंपनी को उसके निर्माण का जो निगमन है उसको सेकंड स्टेप माना जाता है। भाई पहला तो परिवर्तन हो गया, प्रमोशन हो गया, सेकंड हो गया इनकॉर्पोरेशन, तो ये सेकंड स्टेप है। अब कंपनी का निगमन या रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही जो पृथक और चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कंपनी हैज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम हिज मेंबर्स,
है नहीं जी। कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है अपने मेंबर से, है ना, पृथक अस्तित्व धारण करती है एक कंपनी जो है। अब मैं बता दूं कि कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध उद्देश्य के लिए पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। मैं मतलब मिनिमम जो है 7 मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी के निर्माण के लिए, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में केवल 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी निर्मित की जा सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा भी जो है निर्मित की जा सकती है। वैसे मैं बता दूं वैसे, हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो पहले जो है कंपनी एक्ट 1956 जो था 1956 था, उसमें जो है एकल व्यक्ति वाली कंपनी का कोई भी प्रावधान था ही नहीं। हालांकि जो कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें एकल व्यक्ति वाली कंपनी भी माननीय है, ठीक है। एकल स्वामित्व वाली एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। तो ये बात बीच में निकल गई, इसलिए मैंने बता दी थोड़ा। अब चल रहा हूँ वापस। तो कंपनी का निगमन हो गया जी, यानी 7 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी का जो है निगमन करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रकार बनेगी कंपनी जो है उसके सीमा नियम पर उसके प्रत्येक सदस्य के सिग्नेचर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, और उनके द्वारा जो अंश हैं जो उन्होंने ले रखे हैं उनकी संख्या सहित उनके नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये है जी बात। अब कंपनी अधिनियम 2013 की बात कर रहा हूं, आपने ध्यान रखना 56 की नहीं, क्योंकि अब वो बदल के 1956 हो गया। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 33 के अनुसार निगमन या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक कंपनी को संबंधित क्षेत्रीय कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आवेदन भेजकर कंपनी अधिनियम द्वारा कुछ दस्तावेज हैं जो जरूरी है। कौन कौन से हैं वैसे मैं जिक्र माजरा कर चुका हूं। पहला है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई आप रजिस्ट्रार को ये तो बताओगे कि हमारा उद्देश्य क्या है नहीं, कंपनी क्यों खोलनी जा रही है, कंपनी का शक्तियां क्या है, कंपनी के अधिकार क्या है, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो पहली चीज है जी, पहला दस्तावेज भेजा जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका और बताया था कि ये शब्द जो है हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको सुनने को मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वर्ड है की वर्ड है। तो पहला चाहिए सीमा नियम। सीमा नियम यानी कि उसकी सीमाएं, कि भाई इन सीमाओं में रह के ये इस काम को कर सकती हैं, ठीक है भाई मित्रों। पहली बात बता दी। अब बात नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का अंतर्नियम, यानी कि जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कि कंपनी के अपने जो अंदर मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वे, ठीक है। ओके मित्रों, अब ये मित्रों जो है हमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके आचरणों पर चलकर ये हमें जबान पर बैठा है, तो स्वीकार करें। अच्छा जी, अब बात करेंगे, 2 बात बता दी। बात नंबर 3 के बारे में, यानी पहला सीमा नियम, दूसरा अंतर नियम, और बात नंबर 3। बात नंबर 3 है कि कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी का जो प्रस्तावित नाम है, जो प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी है, ठीक है, उसके विषय में एक घोषणा देना बहुत जरूरी है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि जो उस नाम की कंपनी है उससे मिलते जुलते नाम की कोई अन्य कंपनी अस्तित्व में फिलहाल है ही नहीं। और घोषणा पत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जो है 2 फोटोकॉपी यानी 2 प्रतियों में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजेंगे। बात नंबर 3 होगी, यानी कि कंपनी का जो नाम है, जो प्रपोज्ड नेम है, ये लिखित में लेंगे कि इस नाम की कोई अन्य कंपनी है नहीं, और 2 कॉपियों में रजिस्ट्रार के पास में भेजेंगे। अगर मान लें कल को आपका भी मन बने भाई कंपनी खोल दे, तो उसमें हमें जो है लीगल एडवाइजर रख लीजिए, और क्या, सही है, बड़ी हेल्प करेंगे। अच्छा, बात नंबर 4 के बारे में करेंगे। तो बात नंबर 4, हालांकि राम नरेश भाई का विचार बन रहा कंपनी खोल लेगा, चलो लग जाएंगे हम और महराज कार्तिक भाई, ठीक है। अगली बात, पॉइंट नंबर 4, जो प्रलेख हैं जो बताए हमने 3 बताए, ये कंपनी के निगमन के लिए प्रवर्तक जो है, प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर कहते हैं कंपनी के जो पिताजी होते हैं उनके पापा, प्रोमोटर, ठीक है, कि उसको प्रमोट कर रहे हैं, सही है। तो कहने का मतलब जो है जी, जो ये प्रलेख है कंपनी के निगमन के लिए प्रवर्तकों के
कंपनी के सीमा नियम के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वे भी भेजे जाने चाहिए। जैसे कि पहली बात क्या करेंगी, कंपनी के निर्माण में जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के अधिवक्ता, अटॉर्नी या प्लीडर, जो मतलब कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात रख सके, ठीक है, वो सारी चीज, या जो भारतवर्ष में व्यवसाय करता हो, या मतलब कंपनी का जो प्रबंध निदेशक तंत्र है उसका जो सचिव है, कोषाध्यक्ष या प्रबंधक है, वो भी दे सकता है, जो मतलब जिसका नाम कंपनी के अंतर नियम में वर्णित है, ठीक है। इनकी जानकारी जो है वहां देनी पड़ेगी। बात नंबर 2, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार प्रस्तावित कंपनी के रजिस्टर्ड जो कार्यालय है उसके स्थान के बारे में नोटिस कंपनी का, जिसमें कंपनी का पूरा नाम होगा, पूरा पता होगा, ये सारी दस्तावेज इसका आता पता देना जरूरी है। अगली बात है निदेशकों के विषय में जानकारी देना कि भाई वो क्या करते हैं, उनको सारा बिजनेस आता पता, ठीक है। और जो कंपनी के अंतर नियम है उनके अनुसार निदेशकों की नियुक्ति हुई है तो निदेशक के हस्ताक्षर, उसकी सहमति जिसमें उसका नाम, पता, साक्षी कि भी मेरे सामने हस्ताक्षर करें, ये सारी जानकारी देनी चाहिए। अगली बात है कंपनी के जो मनोनीत निदेशक हैं वो अपने हस्ताक्षर करके कंपनी के पास ये लिखकर भेजेंगे कि निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता जो अंश है खरीदने के लिए तैयार है। एक योग्यता है भाई, इतने अंश खरीदेंगे तो उन्हें जो डायरेक्टर पहचान संख्या है वो आवंटित हो जाएगी, डायरेक्टर आईडी मिलती है, ठीक है, जिसकी फोटो कॉपी वो रजिस्ट्रार को देंगे। ये बात बताइए धारा 154 में। धारा 154 में मतलब रजिस्टर आईडी के लिए प्रावधान है। अब बात करेंगे अगली, जो यदि कंपनी द्वारा उसके प्रबंध अभिकर्ता, सचिव, कोषपाल, इनकी नियुक्ति होनी है, बाकी है हो जानी, तो कंपनी इसके साथ जो अनुबंध करने जा रही है उसकी एक फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ संलग्न करके रजिस्ट्रार को भेजेगी। तो जी ये थी सारी बात। इन सभी प्रलेखों के अतिरिक्त कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा किया जाना चाहिए। ये तो मेन बात है, रजिस्ट्रार बिना पैसे के थोड़ी ना कर देगा। हालांकि ये धारा 403 में वर्णन किया गया है, ठीक है जी। तो ये तो थी रजिस्ट्रार की बातें। अब बात करेंगे जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सारे काम करने के बाद में, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में अब मिलेगा साहब प्रमाण पत्र, ठीक। अब इसमें मैं बता दूं, जो सीमित कंपनी की कंडीशन में रजिस्ट्रार द्वारा जो प्रमाण पत्र है उसमें उल्लेख होना चाहिए कि जो कंपनी है एक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी का उल्लेख होना जरूरी है जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 7 क्लोज 1 के अनुसार निगमित कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए कंपनी को अपने आवेदन सहित कुछ दस्तावेज हैं जो भेजने जरूरी हैं, ठीक है। क्या है? पहली बात, कंपनी का सीमा नियम जिसमें सभी मेंबर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरी बात है कंपनी के निर्माण से संबंध सभी अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, निदेशक, प्रबंध सचिव जिन्हें भी दिखाया गया है उन सब का सिग्नेचराइज्ड जो है घोषणा पत्र, ठीक है जी, एफिडेविट, शपथ पत्र, घोषणा पत्र। और बात नंबर 3 है जो सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, सभी सब्सक्राइबर्स और कंपनी के फर्स्ट नियुक्त निदेशकों का इस आशय का शपथ पत्र कि वे पूर्व में कंपनी के निर्माण, परिवर्तन, प्रबंधन आदि से संबंधित प्रकरण में कभी दंड नहीं मिला है, पनिशमेंट नहीं मिला है, यानी कि इस प्रकार के किसी भी प्रकरण में वे दंडित नहीं किए गए हैं और ना ही किसी प्रकार के कपट, धोखा, कर्तव्य भंग के लिए कभी दोषी पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें कंडीशंस है जी। अब उसमें अगली बात है कंपनी का पता जो रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित होने के बाद ताकि पत्र व्यवहार किया जा सके, ठीक है। और प्रत्येक अभिदाता का पूरा नाम, पता, राष्ट्रीयता जिससे उसकी पहचान हो सके और कंपनी के प्रथम नियुक्त सभी सदस्यों का पूरा विवरण यानी कि बाइलॉज देना पड़ेगा।
ठीक है। और सातवीं बात यह है कि जो प्रथम जो निदेशक हैं उनका कंपनी में हित, जैसा कि अंतर नियमों में बताया गया है कि भाई वो क्या करने वाले हैं, किस उद्देश्य के लिए आए हैं, उनका जो हित है, और इसके साथ ही निदेशक पद पर कार्य करने के लिए उनकी लिखित सहमति भी होनी अनिवार्य है। तो जी ये थी बात। अब मैं बताऊं कि जो कंपनी है, कंपनी को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से ही निगमित निकाय का स्तर प्राप्त हो जाता है। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी दिन से वो रजिस्टर्ड मानी जाएगी, और उसी दिन से वो जो है एक सेपरेट एंटिटी वाली संस्था बन जाएगी, पृथक अस्तित्व वाली संस्था बन जाती है। और रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी को वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है, जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न होता है, और कंपनी की जो कॉमन सील है उसे स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतीक मानी जाती है जो, और उसके सदस्यों का जो दायित्व है उसको धारण किए गए अंशों तक ही सीमित रहता है। जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो केवल शेयर्स तक ही सीमित हैं, बाकी काम कॉमन सील का अलग है, वो सेपरेट एंटिटी मिल जाती है, क्योंकि कंपनी जो है अपने सदस्यों से अलग होती है। ठीक है भाई। तो हमने अभी 2 पॉइंट पूरे कर लिए जी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया और कंपनी का प्रवर्तन, मतलब कंपनी का प्रवर्तन कर लिया और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब बात करेंगे जी हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है जी हमारा कंपनी द्वारा व्यापार का आरंभ, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 है, क्लोज 1 के अनुसार जो हमारी प्रत्येक प्राइवेट कंपनी होती है उसके निगमन की तिथि से ही व्यापार प्रारंभ कर सकती है, परंतु पब्लिक कंपनी का निगमन हो जाने के बाद भी, यानी कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी व्यापार प्रारंभ करने संबंधी अनुमति प्राप्त अनुमति जो पत्र है ना, उसके बिना आरंभ नहीं कर सकती। समझ में आई बात। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो तब से अपना काम शुरू कर सकती है, लेकिन जो लो कंपनी है विदाउट जो है परमिशन लेटर के काम नहीं करेगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है, धारा 11, उसके पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149 के समरूप है, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149 थी और जो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 11 है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, जिसमें ये उपबंधित है, ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी जिसकी अंश पूंजी है तब तक व्यापार प्रारंभ या ऋण के लेन देन संबंधी शक्ति नहीं रखेगी जब तक कि उसके सीमा नियम पर हस्ताक्षरित करने वाले सभी अभिदाताओं यानी कि सब्सक्राइबर्स ने उनके द्वारा धारित अंशों की राशि का भुगतान ना कर दिया हो। जो भी उनको दिए गए हैं कि इतने शेयर्स हैं, एक वो होती है ना कि प्रत्येक मेंबर्स को इतना शेयर्स देना पड़ता है, तो उनके राशि का पूर्ण भुगतान ना कर दिया तब तक वो नहीं कर पाएगी। ये राशि पब्लिक कंपनी के प्रत्येक अभिदाता के लिए फिक्स की गई है, न्यूनतम 5 लाख रुपए। ध्यान देना, पब्लिक कंपनी के जो मेंबर है उसके लिए न्यूनतम मिनिमम 5 लाख रुपए प्रत्येक मेंबर को देना पड़ेगा, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए मिनिमम 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कार्यालय के बारे में जो सत्यापन है वो भी रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया जाना चाहिए, जरूरी है। और यदि किसी कंपनी ने जो ये जानकारी है या दस्तावेज निगमन के 180 दिन के अंदर देने में चूक कर दी है या नहीं दे पाए हैं, कोई भी रीजन रहा हो, तो उस स्थिति में जो रजिस्ट्रार ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर से कट मार देगा, हटा देगा। ठीक है, इन सब चीजों का पालन करने के बाद अब कंपनी अपना जो है व्यापार आरंभ कर सकती है। थोड़ी सी और बात है, वीडियो बेशक थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन ध्यान दियो जी। धारा 11 क्लोज 2 का कहना है कि यदि कोई कंपनी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही अपना व्यापार शुरू कर देती है या ऋण लेने संबंधी अधिकार का उपयोग करती है, तो इसके लिए दोषी प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये, जिस दिन से उन्होंने लिया है 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दोष की अवधि तक अर्थदंड दिया जाएगा। मान ले बिना परमिशन के प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पहले ही अगर वो व्यापार कर देती है तो 1000 रुपये का अर्थदंड पर डे, जब से उसने अपराध करना शुरू किया, ये इस पे
नियम है। और यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी कंपनी का माल सप्लाई किया है या अपनी सेवा दी है जिसने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ही नहीं लिया है, प्राप्त नहीं किया है, तो उस दशा में वो व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं ला सकेगा। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कंपनी के जो निगमन है रजिस्ट्रेशन के दिनांक से उसके सीमा नियम पर अनुहस्ताक्षरित करने वाले और अन्य मेंबर्स एक निगमित निकाय के रूप में कंपनी के निगमित नाम से समव्यवहार करने लगते हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी दिन से जो है वो व्यवहार समव्यवहार यानी कि लेटर्स कमांड्स मतलब सूचनाओं का लेना देना करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 149 में भी उपबंधित है, मतलब बात बताई गई है ये। ठीक है, और अब बात बताइए कि रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकेगी। ये भी नियम बनाया गया है 149 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, ये थी जी। अब कंपनी अपना व्यवहार ये सारे नियमों को फॉलो करने के बाद में नियम कुछ नहीं, शॉर्ट में चलते हैं। नियम केवल 2 हैं। एक तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 क्लोज 1, ठीक है, 11 क्लोज 2। 11 क्लोज 1 का मतलब ये है कि एक कंपनी जो है तभी व्यापार प्रारंभ करेगी जब उसे अनुमति पत्र प्राप्त हो जाए। 11 क्लोज 2 ये है कि एक कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन से पहले व्यापार प्रारंभ करना शुरू कर देती है तो उसके अंदर में दंड का प्रावधान है जो 1000 रुपये होगा। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 149। धारा 149 में जो कंपनी अधिनियम 1956 वाली है ये धारा 149, ठीक है, इसमें व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही अपना कारोबार आरंभ करेगी। तो ये तो होगी जी कंपनी। अब शॉर्ट में ही थोड़ा सा बता दूं, विभिन्न प्रकार की कंपनी है उनके बारे में थोड़ा सा बता दो जी। कंपनी कई प्रकार की होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी के निर्माण की विधि के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ क्रिएशन। बेसिस ऑफ द मोड ऑफ क्रिएशन, क्रिएशंस के आधार पर। सबसे पहली बात करेंगे जी चार्टर्ड कंपनीज के बारे में। देखिए, जो चार्टर्ड कंपनी है इस विधि का जो आरंभ किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। ऐसी कंपनियों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए या राज आज्ञा द्वारा किया जाता था। राज आज्ञा मतलब रॉयल चार्टर द्वारा। ठीक है, आज्ञा पत्र द्वारा इसका उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और कार्य की अवधि भी निश्चित की जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये पहले था। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि ये कंपनियां हैं इनका जो निर्माण है इंग्लैंड सहित सभी देशों में सभी जगह बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली बात है विशेष अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां। ठीक है, यानी कि जैसे आजकल चल रहा है कि चार्टर्ड कंपनियों की जगह अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियों ने ले ली है। जैसे कंपनी अधिनियम 1956 है, कंपनी अधिनियम 2013 है। ठीक है, इन्होंने ले ली है। अब राज आज्ञा के स्थान पर संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, साधारणतः जो चार्टर्ड कंपनियां हैं इन्हें किसी भी तरह जो विशेष उद्देश्य है उनके लिए निर्मित किया जाता था। अब इनके विशेष अधिकार और जो कर्तव्य है इन्हें संसद द्वारा जो अधिनियम के तहत जो है पारित करते समय निर्धारित किए जाते हैं। जब ये अधिनियम पारित किए जाते हैं, कंपनी एक्ट वगैरह, तो तभी इनके जो नियम हैं जो वो तय कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब ले लो कि जीवन बीमा निगम है भाई, जो पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो जब नियम बनते हैं उसी समय तय हो जाते हैं कि भाई ये उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये थी जी। अब बात करेंगे बात नंबर 3 के बारे में कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समावेलित या पंजीकृत कंपनी। जो 2013 के अकॉर्डिंगली जो समावेलित कंपनी है या पंजीकृत कंपनी है, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आजकल इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये कंपनियों को समामेलन करने के बाद शुरू की जाती है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, है ना। ऐसी कंपनियां निजी कंपनी हो सकती हैं
या सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती हैं। जो फिलहाल जो नया अधिनियम है 2013 की धारा 62 के अनुसार केवल एक व्यक्ति वाली कंपनी भी स्थापित की जा सकती है। 2013 की धारा 62 के अकॉर्डिंगली एकल व्यक्ति वाली कंपनी को भी स्थापित किया जा सकता है। अब बात करेंगे जी अपंजीकृत कंपनी। देखो, कानूनी रूप से उस कंपनी को कंपनी कहा जाता है जो मतलब कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है, ठीक है, जिसके पास अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाने का या प्राइवेट लिमिटेड लगाने का जो है अधिकार मिल जाता है, तो ये हमारी कंपनी कहलाती है। हालांकि जो अपंजीकृत कंपनी है, अनरजिस्टर्ड कंपनी है, उनका दायित्व तो असीमित होता ही है। भाई जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, और अपंजीकृत है, अनरजिस्टर्ड है, उनका असीमित दायित्व है। इसके साथ ही एसोसिएशन या साझेदारी या अवैधानिक संस्था मानी जाएगी यदि इनके सदस्यों की संख्या ऐसी संख्या से अधिक है जो निर्दिष्ट की जाए, लेकिन सदस्यों की अधिकतम संख्या 100 सदस्यों से अधिक नहीं की जा सकती। जो मेंबर्स हैं इसके 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अपंजीकृत के भी, अनरजिस्टर्ड के भी। तो पहली कंपनी की बात करी हमने। अब बात करेंगे जो मतलब विधि के आधार पर जो हमने बात करी। अब बात करेंगे हम दायित्व के आधार पर जो कंपनी थी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लायबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। अब दायित्व के आधार पर जो हमारी कंपनी होती है वो होती है जी, सबसे पहले बात करेंगे अंशों द्वारा सीमित कंपनी। इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी छोटा सा बता दूँ। जो शेयर्स, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स से जो पैसा इकट्ठा करती है उस पैसे को कंपनी में लगाती है, ठीक है, और उससे अपने बिजनेस को शुरू करती है, और जो डिविडेंड होता है, जो लाभांश होता है, उसको शेयर होल्डर यानी कि अंशधारकों में बांट देती है। तो ये होगी हमारी अंश द्वारा निर्मित कंपनी। अब दूसरी होती है जी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गैर व्यापारी कंपनी होती है, इनका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता। जैसे ऐसी कंपनियां जो विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल या प्रोत्साहन के लिए बनाई गई हैं, इनको हम गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम असीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी कि कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको डिफाइन किया गया है 2013 सेक्शन 2 क्लोज 92, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 क्लोज 92 के अनुसार। असीमित कंपनी का अर्थ एक कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व की कोई सीमा ही नहीं है, यानी कि असीमित है, उसके जो सदस्यों की जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है, ठीक है। उनका दायित्व साझेदारों की तरह एकांकी व्यापार की तरह असीमित होता है। कंपनी के सदस्यों की निजी संपत्ति का उपयोग एकांकी व्यापार के ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है, जो असीमित दायित्व वाले हैं। परंतु जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है उनकी प्रकृति अलग होती है, वो जो ऋण है उसको चुकाने के लिए उसके संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान ले जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है भाई, उसके तो अपने नियम के अनुसार चल रही है, ठीक है। अब बात करेंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी। देखो, सदस्यों की संख्या के आधार पर जो कंपनी है वे 3 प्रकार की कंपनी है जी, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो होगी एकल व्यक्ति वाली कंपनी। एकल व्यक्ति वाली कंपनी में एक ही मेंबर होगा, ठीक है। अब एक होगी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होंगे। अब होगी एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स जो होंगे हमारे वो कितने होंगे? मिनिमम 7, मतलब 5 और हाँ 7 मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 कंपनी जो है सदस्यों की संख्या के आधार पर जो कंपनी थी। बाकी डिटेल्स के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर कंपनी। देखो, सरकारी कंपनी जो होती है, सरकारी कंपनी का पर जो स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार के अंडर कंट्रोल काम करती है, ठीक है। एक गैर सरकारी कंपनी होती है। गैर सरकारी जो कंपनी होगी उसमें सरकार हालांकि होगी तो सरकार, उसकी जो बागडोर है सरकार के हाथ में नहीं होगी, ना राज्य सरकार के ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। हालांकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने काम को करेगी, ठीक है। और एक होती है इकाई के नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनिट। कंट्रोल ऑफ यूनिट के बेसिस पर जो कंपनी होगी वो क्या होगी? एक होती होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास में 50% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं, होती है होल्डिंग कंपनी। और दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है वो सब्सिडरी कंपनी, यानी कि सहायक कंपनी, ठीक है। तो सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी को धारा 2 क्लोज 46 में डिफाइन किया गया है, और सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी को धारा 2 क्लोज 87 के अंदर में डिफाइन किया गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय हित के आधार पर जो कंपनी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट।
राष्ट्रीय हित के आधार पर जो कंपनी होती है, एक होती है भारतीय कंपनी। भारतीय कंपनी होती है जो भारत में समायोजित हुई है और व्यापार स्थान भी भारत है और भारतीय कंपनी है, परंतु विदेशी कंपनियों के अतिरिक्त इनकी सभी कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं। ये होगी भारतीय कंपनी। अब बात करते हैं विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी को डिफाइन किया गया है धारा 2 क्लोज 42 में। ठीक है, विदेशी कंपनी का मतलब यह है कि जिसका व्यापार स्थान भारत में है ना, चाहे वो एजेंट के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, या जैसे कोई मतलब मेल वगैरह। अब नोकिया का फ़ोन है, कहाँ से मंगा रहे हैं? फिनलैंड से मंगा रहे हैं, है कि नहीं? चाइना से माल आ रहा है, तो ये विदेशी कंपनी होती है, भारत में व्यापार कर रही है, या उसकी कोई शाखा भारत के अंदर है, व्यापार कर रही है विदेश में भी, विदेशी कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, है ना, वो वाली कंपनी। या कोई व्यापारिक क्रिया या किसी अन्य तरीके से भारत में परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, अब बात करते हैं विविध कंपनियों के बारे में, यानी कि मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होती है धर्मार्थ कंपनी। धर्मार्थ कंपनी का मतलब होता है कि जिसे खैराती कंपनी भी कहते हैं, पुण्यार्थ कंपनी भी कहते हैं, लाभ नहीं कमाती है। ठीक है, अब एक होती है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है धारा 2 क्लोज 9 के अंदर में। बैंकिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की धारा 5 के सेंटेंस सी के द्वारा परिभाषित है, जो कि बैंकिंग कारोबार कर सकती है। एक बैंकिंग कंपनी एक्ट जो है 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। जो ये जो कंपनी एक्ट 1949 है, ये कंपनी एक्ट जो 2013 के अंदर में पंजीकृत होना जरूरी है एक बैंकिंग कंपनी को। हालांकि बैंक का अपना ही एक अधिनियम होता है, बैंकिंग अधिनियम 1949। ठीक है, इसके अंदर, लेकिन ये फिर भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर में रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। ठीक है, परंतु मैं बता दूं कि इस कंपनी पर जो है 2013 के वही प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के विरोध में नहीं है। इस पर जो है बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, यानी कि जो बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के जो नियम है और जो नियम है बैंकिंग अधिनियम वाले 1949 वाले, तो जो बैंकिंग अधिनियम के विरोध में नियम नहीं है वे ही लागू होंगे, जो विरोध में वे नहीं लागू होंगे। वे ज़्यादातर मोस्टली जो नियम है, प्रोविजंस है, वो लागू किए जाएंगे केवल बैंकिंग अधिनियम के। ठीक है जनाब, अब बात करेंगे हम किसकी? गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का काम तो नहीं करती लेकिन वित्त प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, इस पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है, RBI है, उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, और उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। अब बात करते हैं साहब इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है कि बीमे का काम करती है और कंपनी अधिनियम के अंदर पंजीकृत होती है, परंतु इस पर बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, और कंपनी अधिनियम 2013 के भी प्रावधान लागू होंगे, लेकिन वे ही लागू होंगे जो बीमा कंपनी, जो बीमा अधिनियम का विरोध नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किसका? विद्युत उत्पादन वितरण का काम करती है, लेकिन इसमें भी जो है विद्युत अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और कंपनी अधिनियम के भी, लेकिन जो विरोध नहीं करते वही प्रावधान। ठीक है, अब एकल व्यक्ति वाली कंपनी की बात करेंगे। जो एकल व्यक्ति वाली कंपनी में जैसे कि बताया कि एक नाम से है, एक सदस्य होता है इसका। ठीक है, ऐसी कंपनी की सीमा जो पार्षद नियम है कंपनी द्वारा पंजीकृत कराते समय एक व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति के साथ मनोनीत करना जरूरी होता है। ठीक है, जो उसकी मृत्यु या अयोग्यता की डिसेबल हो जाए एकल व्यक्ति का सदस्य हो गया, यानी कि एकल व्यक्ति नॉमिनी में जैसे किसी को रखे गए। ठीक है जी, ये है हमारी कंपनियों के बारे में। अब बात करेंगे जी हम जो अवैध संस्था यानी कि इलीगल एसोसिएशंस जो होते हैं। इलीगल एसोसिएशंस को धारा 464 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, कंपनी अधिनियम सार्वजनिक जनता के हितों की रक्षा करने के लिए या रक्षा करने के उद्देश्य से ये क्या करता है कि जो कंपनियां जिनकी मेंबर्स जो है सदस्य संख्या लगातार बदलती रहती है उनका पंजीकरण करना अनिवार्य कर देता है। ठीक है, ये है। अब बात करेंगे उत्पादन कंपनी के बारे में, यानी कि जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है, जो प्रोड्यूसर कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2002 जो संशोधन हुआ था कंपनी में,
2002 में एक नए प्रकार की कंपनी के निर्माण के प्रावधान बनाए हैं। कंपनी ने 2013 में भी इन कंपनियों के जो अधिनियम है उनको मान्यता प्रदान की है। लेकिन ध्यान एक बात पे देना, किस पे, कि जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 क्लोज ए है, ठीक है, 581 क्लोज ए है, उसके अनुसार उत्पादक कंपनी से मतलब एक कंपनी से है जिसका उद्देश्य या कार्य 581 क्लोज बी में वर्णित है और जो इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो ये थी हमारी उत्पादक कंपनी। एक होती है जी हमारी निष्क्रिय कंपनी। निष्क्रिय कंपनी यानी कि डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं, डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट कंपनी, धारा 455। डोरमेंट कंपनी का मतलब है कि जहां एक कंपनी का निर्माण और पंजीकरण भावी परियोजना के लिए, ठीक है, भावी परियोजना यानी कि जो फ्यूचर में होने वाली है, या एक संपत्ति या बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति मतलब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण लेन देन नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनी या कोई निष्क्रिय कंपनी ऐसे ढंग से रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाए, ठीक है। निष्क्रिय कंपनी का पद प्राप्त कर लेती है, वो निष्क्रिय हो जाती है कंपनी, ठीक है। या रजिस्ट्रार जो है प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर जो प्रार्थी है जो एप्लीकेशन दे रहा है उसको निर्धारित प्रारूप में निष्क्रियता का प्रमाण पत्र प्रदान कर देता है। या रजिस्ट्रार जो है निष्क्रिय कंपनियों के लिए एक रजिस्टर रखेगा और उसमें उसकी एंट्री कर देगा, ठीक है। तो ये थे जी हमारे निष्क्रिय कंपनी, यानी कि कंपनियों के जो नियम है, विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं ये थी। उम्मीद करता हूं जो पार्ट 3 है हमारा ये समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारी आशा है हमें आपसे। एक बार इसमें कमेंट में ये जरूर बताना कि भाई वीडियो अच्छी लगी क्या। बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। और क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपके एग्जाम आ रहे हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी करें, ठीक है। ये पार्ट 3 है और 2 पार्ट और निकालेंगे हम। इसके 2 पार्ट में पूरा का पूरा कंपनी लो खत्म करेंगे। हालांकि इसके और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो तो अलग से पढ़नी होती हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा इसी के अंदर में खत्म करें, ठीक है। ओके, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।